हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ वो सिगौली ट्रीटी के ऊपर है, मतलब सिगौली संधि के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो को देखेंगे और सच्चाई जानेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था। वो जो वीडियो था वो अभी लिपुलेख में भारत सरकार द्वारा जो सड़क बनाई गई है उसको लेकर के वो वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि काफ़ी विवाद चल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में, काठमांडू में और बाकी कई जगह बॉर्डर पे प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल के ज़रिए। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि वो आखिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या वो प्रोटेस्ट सही है या गलत है, या वो जो सड़क बना है वो सही जगह बना है या फिर भारत ने नेपाल की ज़मीन पे उसको बनाया है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जैसे कि वो जो सड़क है वो जहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई थी, थोड़ी टूटी फूटी सड़क थी, वहाँ पे बनाया गया है। नेपाल अगर उसको अपना हिस्सा मानता है तो उसको नेपाल को अपने प्रूफ दिखाने चाहिए, या जो नेपाल की सरकार है वो पूरे प्रूफ वहाँ पे रखें, ले जाके बात करें। जो हमारे नेता हैं, बड़े बड़े जो होम मिनिस्टर्स हैं, जो फॉरेन अफेयर्स हैंडल करते हैं, उनसे जाके बातचीत करनी चाहिए। दोनों गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और प्यार से इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। क्योंकि मैंने भी जो वीडियो बनाई थी उसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिए कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हम लड़ाई करेंगे, हम झगड़ा करेंगे। तो लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों का नुकसान होगा। कभी भी वॉर से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। हमेशा प्यार मोहब्बत से हमको उसको हल करना है, सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक है, किसी भी कंट्री के तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको आपस में बैठ के सॉल्व किया जा सकता है। जो चीज़ प्यार से हो सकती है वो कभी लड़ाई से नहीं हो सकती। ओके दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ प्यार से हो सकती है वो नफ़रत से या लड़ाई झगड़ा करके उसको हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप सिगौली ट्रीटी के ऊपर रिएक्शन दीजिए, तब आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। तो ठीक है, आज हम सिगौली ट्रीटी को देख लेते हैं। उसका वीडियो हम दोनों साथ में बैठ के देखते हैं। मैं भी यहाँ पे बैठ के देखूँगा, आप भी इस वीडियो को देखिए और पता करते हैं कि मेन मुद्दा क्या है, माजरा क्या था, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नेपाल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट करना सही है या गलत है, या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये हम वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का डिस्कशन करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुझसे बात शेयर करनी है या कुछ मिस्टेक हो जाता है वीडियो में, उसको आप मुझे क्लेरिफाई करना चाहते हैं, कुछ चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी है, तो वो मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, तो उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा या अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जो वीडियो हम देखने जा रही है, हम देखने जा रहे हैं स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल से। और इस वीडियो का नाम है ट्रीटी ऑफ सिगौली ऑफ 1816 बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल। और ये इस वीडियो में प्रशांत धवन जी नहीं है। ओके, तो ऐसा लोग बोलते हैं मुझे कि प्रशांत धवन जो बताता है गलत बताता है, लेकिन इनके चैनल के सब्सक्राइबर तो देखो 8 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो कुछ तो ये सच्चाई रखते हैं अपने चैनल में, तभी तो इनके इतने फॉलोअर्स हैं। तो चलिए हम भी इस वीडियो को देखते हैं कितनी सच्चाई है। अगर कुछ गलत होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे इंस्टा फेसबुक में मैसेज कीजिए अगर इस वीडियो में कुछ भी गलत होता है तो आपके अकॉर्डिंग। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिगौली संधि के बारे में। 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में ये संधि, ये ट्रीटी साइन करी गई थी और अभी ये चर्चा में है क्योंकि नेपाल ने रिसेंटली भारत के द्वारा एक रोड बनाए जाने पर ऑब्जेक्शन उठाया है कालापानी एरिया में, जो उत्तराखंड में है, और हमारी जो रोड है वो लिपुलेख पास तक जाती है। तो इस पर जब ऑब्जेक्शन उठाया नेपाल ने, तो नेपाल सरकार ने कहा कि सिगौली ट्रीटी के अनुसार जो बाउंड्री डिसाइड हुई थी उसको अगर आप माने तो ये वाला एरिया नेपाल का है। लिपुलेख और कालापानी रीजन को लेकर भारत नेपाल पहले भी कई बार आमने सामने हो चुके हैं। इस क्षेत्र में इस वक्त कंट्रोल भारत का है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल भारत का है, लेकिन नेपाल इसे अपने देश का हिस्सा क्लेम करता है। तो इस पूरे झगड़े के पीछे जो मेन वजह है वो है सिगौली ट्रीटी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, और इसीलिए आज मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। स्टडी IQ का स्मार्ट कोर्स UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे हमारी
मोबाइल ऐप के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए डाउनलोड कीजिए स्टडी IQ ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। सुगौली की संधि साइन करी गई थी ब्रिटिश इंडिया, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, और नेपाल के राजा के बीच में। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, 1814 में स्टार्ट हुआ था ये युद्ध, और ऑफिशियली इसको एंड हम 1816 मानते हैं, क्योंकि ये जो संधि है ये फील्ड में, यानी कि जो लड़ाई करते हैं कमांडर्स, उनके बीच में तो साइन हो गई थी दिसंबर 1815 में, लेकिन इसे ऑफिशियली दोनों साइड ने रेटिफाई किया था, यानी कि राजा की मोहर और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था उसकी मोहर लगी थी 4 मार्च 1816 को। तो 2 साल चला ये युद्ध। जब समाप्त हुआ एंग्लो नेपालीज वॉर, उसके बाद ये संधि साइन करी गई थी। अब भारत से अंग्रेज तो सन 47 में चले गए, लेकिन आज भी ये ट्रीटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत और नेपाल के रिश्तों के लिए, क्योंकि इसी संधि ने नेपाल के बॉर्डर्स को डीमार्केट किया था, और आज भी नेपाल उसी को बेसिस बनाकर इस काला पानी विवाद में अपनी पोजीशन को रखता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरखा साम्राज्य के बीच में लड़ाई की शुरुआत हुई थी 1814 में। इस एंग्लो नेपालीज वॉर के पीछे एक बहुत ही बड़ा ड्राइविंग फैक्टर था तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ने भारत में कदम रखते ही देखा कि उत्तर भारत में अब 3 बड़े पावर्स हैं जो हमारे अधीन नहीं है, या फिर जिनके साथ हमारी कोई सब्सिडरी अलायंस नहीं है। पहला था नेपाल, दूसरे थे राजपूत स्टेट्स, और तीसरा था सिख एम्पायर। अब राजपूत स्टेट्स को फिर भी सब्सिडरी अलायंस में लेना शुरू किया जा चुका था, लेकिन नेपाल और सिख एम्पायर अभी अधीन नहीं थे। तो हेस्टिंग्स ने सबसे पहले नेपाल पर अपनी नज़रें गड़ाई और ये देखा कि वहाँ पर क्या डिस्प्यूट चल रहा है। एक बात और थी, यहाँ पर है तिब्बत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत के साथ ट्रेड करने के लिए भी एक फेवरेबल रास्ता चाहती थी, जो उसे मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिख एम्पायर है, तो कश्मीर वाला रूट पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। तो यहाँ से उन्होंने ट्राई करी कि नेपाल के थ्रू हमें ट्रेडिंग राइट्स मिल जाए, और नेपाल के राजा थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम अंग्रेज़ों को ट्रेडिंग राइट्स नहीं देंगे, आप यहाँ से व्यापार नहीं कर सकते। तो फ्रांसिस हेस्टिंग्स ने फ़ायदा उठाया एक बाउंड्री डिस्प्यूट का, और ये कॉज बना लड़ाई की शुरुआत का। अवध और नेपाल के बीच में तराई रीजन में बाउंड्री का डिस्प्यूट था, और उसी को रीज़न बनाते हुए दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। अच्छा, उस समय का नेपाल आज के नेपाल से काफ़ी बड़ा था। हमारे भारत का जो आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों का बड़ा हिस्सा है वो इसके अधीन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतलज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल की बाउंड्री हुआ करती थी, और ये बाउंड्री जो है बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान रहा था भीमसेन थापा नाम के एक व्यक्ति का। ही वॉज अ मिलिट्री जनरल जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और ये नेपाल को एक तरह से राज करते थे नेपाल पर। ही वॉज द डी फैक्टो रूलर फ्रॉम 1806 टू 1837, क्योंकि जो उस वक्त नेपाल के ऑफिशियल राजा थे रूलिंग डायनेस्टी के, गिरवान युद्ध विक्रम शाह, ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। तो एक 16 साल के लड़के के पास वैसे भी पावर हो नहीं सकती है। तो डी फैक्टो रूलर भीमसेन थापा थे, और इन्होंने ही अपने कार्यकाल में स्पेशली फ्रॉम 1806 टू 1813 बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपांड किया था। तो चाहे वो ईस्ट में सिक्किम हो या फिर वेस्ट में गढ़वाल, कुमाऊं, और एक समय तो कांगड़ा के किले तक गुरखा किंगडम का शासन फैल गया था। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको मैप पे यहाँ दिखाता हूँ। तो ये है उत्तराखंड जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं रीजन है, ये है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ कहीं पर आता है कांगड़ा फोर्ट। तो कांगड़ा से लेकर यहाँ पर तीस्ता नदी तक नेपाल का राज था। तो आज नेपाल यहाँ पर सीमित है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ट्रीटी ऑफ सुगौली ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में लड़ाई के 3 मेन रीजंस थे। पहला बॉर्डर डिस्प्यूट, दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट, तिब्बत से व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और तीसरा दोनों ही पावर्स बहुत ही एम्बिशियस थे और बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते थे, एक्सपांड होना चाहते थे। अंग्रेज़ चुप नहीं बैठे थे, उन्हें दिख रहा था कि किस तरह से गुरखा किंगडम, गढ़वाल, कुमाऊं, यहाँ पर कांगड़ा तक अटैक करते करते पहुंच गया है, और सिक्किम को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। और ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ मैदानी इलाकों में बैठे हुए बंगाल से देख रही थी। तो अब अल्टीमेटली दोनों के बीच में टकरार होना लाजमी था, और ये शुरू होता है 1814 में। तो शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उन्हें मैदानी इलाकों में लड़ाई की आदत थी। तराई के जंगल और पहाड़ों में जाकर लड़ना इनके लिए इतना आसान नहीं था। दूसरी ओर जो गुरखा सैनिक थे वो बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेटर वेपन्स थे, तो इनकी जीत हुई। एक लंबे कैंपेन के बाद ऑलमोस्ट 2 साल लड़ाई चली, उसके बाद जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और इस लड़ाई में नेपाल की तरफ से जनरल अमर सिंह थापा शहीद हो गए थे। ही इज़ अ लेजेंडरी फिगर इन नेपाल। उन्होंने बहुत ही वीरता का परिचय दिया युद्ध भूमि पर और अपनी आर्मीज़ को लीड किया। जब लड़ाई खत्म हुई और गुरखास को दिखने लगा कि अब हम जीत नहीं सकते हैं, तो इन्होंने एक संधि साइन करी। संधि साइन करी गई सुगौली नाम के गाँव में। ये आ जाता है भारत और नेपाल के बॉर्डर के पास में ही है, बिहार राज्य में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है।
तो ये सुगौली नाम की जगह पर इस संधि को साइन किया गया था। दोनों साइड के आर्मी जनरल्स यहाँ पर मिले और इन्होंने बैठकर यहाँ पर कुछ संधि में टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करी। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहली बात, सब्सिडियरी अलायंस के तहत जैसे रेजिडेंट भेजा जाता था दूसरे सभी किंगडम्स में, वैसे ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट काठमांडू भेजा जाएगा, तो इसके लिए नेपाल एग्री हो गया। दूसरा, गोरखा साम्राज्य से उसके द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जीते गए जो एरियाज थे वो फिर से ले लिए गए। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे गढ़वाल और कुमाऊं रीजन, जो आज भारत के उत्तराखंड और हिमाचल का कुछ हिस्सा बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ये शेडेड पोर्शन है ये वो एरियाज हैं, वो टेरिटरीज हैं जो गोरखा किंगडम से ले ली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यहाँ तराई रीजन में भी जो अवध के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट था उसमें भी इन्हें अपना क्लेम छोड़ना पड़ा नेपाल को, ये अवध में शामिल कर लिया गया। उधर पूर्व में सिक्किम राज्य जिस पर नेपाल ने लगभग 40 साल तक शासन किया था उसे भी नेपाल से आज़ाद करवा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इस तरह से नेपाल की दोनों तरफ बाउंड्रीज कम कर दी गई। यहाँ पर पश्चिम में भी, पूर्व में भी और तराई रीजन में भी काफ़ी सारा एरिया नेपाल के हाथ से छीन लिया गया। ऑलमोस्ट 1/3 नेपाल की टेरिटरी इनके हाथ से ले ली गई। और इन एरियाज को डीमार्केट करने के लिए नदियाँ फिक्स कर दी गई। तो पश्चिम में महाकाली नदी या फिर शारदा नदी को बाउंड्री फिक्स किया गया इन द वेस्ट, और यहाँ पर पूर्व में मेची नदी को एक बाउंड्री की तरह फिक्स कर दिया गया। तो आज भी भारत और नेपाल की बाउंड्री इन्हीं दो नदियों के द्वारा बनाई जाती है। तो ये ट्रीटी ऑफ सुगौली में साफ तौर पर लिख दिया गया था कि मेची नदी से लेकर महाकाली नदी तक नेपाल की बाउंड्री रहेगी। तो भारत नेपाल के बाउंड्री में विवाद क्या है, तो देखिए उत्तराखंड में ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये काला पानी रीजन है, यहीं पर लिपुलेख पास स्थित है और इसी एरिया को लेकर सारी कंट्रोवर्सी है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो कोई भी नदी जब ऊपर आप उसको देखते हैं कि उसका उद्गम कहाँ से है, तो कोई एक उद्गम स्थल नहीं होता है, कई सारे उसके छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं जहाँ से मिलकर वो नदी बनती है। तो प्रॉब्लम बस ये है कि भारत कहता है कि महाकाली नदी यहाँ से शुरू होती है इसीलिए ये टेरिटरी भारत की है, नेपाल कहता है कि महाकाली नदी यहाँ से शुरू होती है तो इसीलिए ये टेरिटरी हमारी है। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि सुगौली ट्रीटी बस इतना कहती है कि काली नदी, बस इतना सा कहती है, वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन नहीं करती है। उस वक्त कोई कार्टोग्राफिक सर्वेज वहाँ पर नहीं हुए थे। सुगौली की संधि में एक और इम्पॉर्टेंट निर्णय ये लिया गया कि गोरखा सोल्जर्स को इंग्लिश आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उस समय देखा कि कितनी बहादुरी के साथ एक गोरखा सोल्जर लड़ाई लड़ता है, उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है और ऐसे बहादुर सैनिक हमें अपनी आर्मी में चाहिए। तो ये जो परंपरा है ये पिछले 200 सालों से चल रही है और आज भी हर साल ब्रिटिश आर्मी आती है नेपाल और वहाँ से गोरखा सोल्जर्स को रिक्रूट करके लेके जाती है। ब्रिटिश आर्मी में कई गोरखा रेजिमेंट्स आज भी शामिल हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो एक महिला रेजिमेंट भी चालू करी है, तो अब गोरखा महिलाओं का भी रिक्रूटमेंट ब्रिटिश आर्मी में किया जाएगा। भारतीय आर्मी भी सेम करती है, इंडियन आर्मी में भी आपको कई गोरखा रेजिमेंट्स देखने को मिलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो गोरखा सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। 2.5 लाख गोरखा सैनिक उस समय ब्रिटिश आर्मी में थे और उनमें से 2734 को वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया था। 32,000 सैनिकों ने अपनी जान भी दी थी। तो अगर ट्रीटी ऑफ सुगौली को हम समराइज़ करें तो ये ब्रिटिश राज के लिए एक बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही अच्छी संधि साबित हुई, क्योंकि एक तो नेपाल के रूप में उन्हें बहुत लॉयल किंगडम एज अ फ्रेंड मिल गया। दूसरा, गोरखा सोल्जर्स जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे उन्होंने आगे चलकर अपनी बहुत ज़बरदस्त सेवाएं दी, खास करके 1857 की क्रांति में नेपाल के राजा ने और गोरखा सोल्जर्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को तिब्बत के साथ या सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने की फैसिलिटी मिल गई। हालांकि ये ट्रेड इतना कोई बहुत बड़ा नहीं रहा आगे, क्योंकि उनके गोल्स ही चेंज हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, आगे जाकर तो ब्रिटिश राज भारत के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करने लगा, सेंट्रल एशिया से ट्रेडिंग पर उन्होंने अपना ध्यान हटा दिया। इस संधि का एक और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है हिल स्टेशंस के रूप में। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाला एरिया, इन सभी रीजन्स में आपको जितने भी फेमस हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सभी इसीलिए डेवलप हो पाए क्योंकि ये पूरा एरिया गढ़वाल, कुमाऊं का, सिक्किम का ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आया ड्यू टू ट्रीटी ऑफ सुगौली। उसके पहले उनके पास ये एरिया नहीं था। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है ये 130 सालों तक नेपाल और ब्रिटिश रूल के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी। इसी के कारण दोनों के रिलेशंस मेंटेन रहे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने 1950 में नेपाल के साथ एक नई संधि साइन करी जिसका नाम था इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। ओके, सो दोस्तों हम लोगों ने जैसा कि ये वीडियो पूरा देखा
तो पूरा वीडियो देखने के बाद तो एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि जो नेपाल की गोरखा आर्मी है वो सबसे ख़तरनाक आर्मी है और बहुत ही निडर और बहुत ही ब्रेव लोग हैं नेपाल के। इसमें तो कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी भी गोरखा आर्मी को लेने, उनको हायर करने, अपनी आर्मी के अंदर भर्ती करवाने के लिए वो भी नेपाल जाते हैं हर साल। और जैसा कि वीडियो में बताया गया, अब तो महिला गोरखा आर्मी भी वो लोग लेके जाते हैं, जो ब्रिटिश आर्मी है वो लोग अपनी आर्मी में शामिल करने के लिए उनको लेके जाते हैं। क्योंकि जब वॉर हुआ था ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, जब वॉर हुआ था तो उन लोगों ने देखा कि यार ये जो गोरखा आर्मी है कितनी ब्रेवरी के साथ लड़ते हैं, कितनी खतरनाक ये लोग हैं, मतलब बिल्कुल भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते, बहुत ही गज़ब की है इनकी हिम्मत, इनकी बहादुरी। वो चीज़ देख के इन्होंने जो सिगौली ट्रीटी है उसके अंदर साइन करवाया था, ये इन्होंने रखा था, ये उन्होंने मेंशन किया था उस संधि में कि जो आपकी आर्मी है उस आर्मी में जो लोग हैं कुछ कमांडर हमें भी चाहिए। तो वो क्या था, वो जो भी ट्रीटी में साइन हुआ था उसके ज़रिए पॉसिबल हुआ। और एक चीज़ तो यार बहुत मैं शौक गया ये देख के, इस वीडियो में बताया कि मुझे पहले नहीं पता था कि जो नेपाल है, मैंने नेपाल के बारे में मैंने बहुत रिएक्शन दिए, मैंने हिस्ट्री ऑफ नेपाल भी मैंने देखा था और उसके 2 पार्ट मैंने रिएक्ट किए थे, आप लोग देख सकते हैं जाके, उसमें भी मैं शायद कहीं चूक गया हूँगा। लेकिन इस वीडियो में बताया कि यार जो नेपाल था पहले वो कितना बड़ा था। उत्तराखंड, सिक्किम, मतलब ये जो क्या कहते हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, देहरादून, ये सारे के सारे नेपाल के अंदर आते थे पहले। और इस साइड अगर देखा जाए तो सिक्किम भी पूरा नेपाल के अंदर आता था। तो जो बॉर्डर है काला पानी, जो काली नदी है वो, और इधर मेची नदी है, उसको इन्होंने एज अ बॉर्डर रखा था कि यहाँ से लेके इस नदी से लेके इस नदी तक ये पूरा हिस्सा नेपाल के अंदर आता है। तो बॉर्डर क्या हो गया, काली नदी और मेची नदी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये नेपाल के अंदर थी। ओके, बट बाद में जब ये ट्रीटी साइन हुई, जब जैसा कि वीडियो में बताया कि बहुत ही गंभीर लड़ाई हुई थी, बहुत 2 सालों तक ये लड़ाई हुई, वॉर चला था। उसके बाद ये डिसाइड हुआ जब ट्रीटी साइन हुई सुगौली संधि के साथ, ये जब सुगौली संधि हुआ तो उसमें बताया गया जो ज़मीनें हैं जैसे कि गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, देहरादून, ये सारा तुम्हें वापस करना पड़ेगा हमें। और इधर सिक्किम की साइड है वो तुम्हें हमें वापस करना पड़ेगा। और ये जो पूरा का पूरा जो मेंशन किया गया था कि जो गोरखा आर्मी है वो हमें चाहिए, तो ये पूरा का पूरा ब्रिटिश लोगों ने साइन करवाया, संधि करवाई और चले गए। और लफड़ा किसके बीच छेड़ गए, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इन लोगों का तो काम ही, अंग्रेज़ों का तो काम ही था दूसरों को भिड़ाओ, डिवाइड एंड रूल करना। अब बात आती है काला पानी के ऊपर। तो काला पानी जो है, जो बॉर्डर है, तो वीडियो में बताया कि जो कोई भी एक नदी होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कैसे। तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों को मिला के एक नदी बनती है। जैसे वीडियो में बताया गया कि यहाँ से एक लाइन आ रही थी, यहाँ से आ रही थी वो नदी, तो वो बता रहे थे कि यहाँ से इंडिया कहता है कि नहीं इस पोर्शन से हमारा हिस्सा है, और नेपाल कहता है कि नहीं इस पोर्शन से हमारा हिस्सा है। तो ये जो क्लेम करते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर कि ये हमारा हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, तो एक बार आप लोग, मैं सभी दोनों साइड की गवर्नमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ और आप लोगों से भी यही बोलता हूँ कि आप लोग जाके बात कीजिए अपनी गवर्नमेंट के साथ। और यहाँ की जो इंडियन एम्बेसी के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जाइए और बात कीजिए, कि प्रूफ ले जाइए, बात कीजिए ये जो मसला है कि कौन सी चीज़ किसके अंडर आती है। लिपू लेक है, काला पानी है, जो सड़क बनी है कहाँ बनी है, कैसे बनी है, उसको बैठ के सॉल्व कीजिए। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी नहीं होगा। अब पहली बात तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, क्योंकि दोनों देश बहुत ज़्यादा समझदार हैं, दोनों आपस में बैठ के समझौता करेंगे कि कौन सी ज़मीन कहाँ है और कौन सी किसके अंडर जा रही है, नहीं जानी चाहिए, या इसका कुछ भी जो भी है, इसको सॉल्यूशन को जल्दी से सॉल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे जो लोग हैं जो इंडियन नेपाल से प्यार करते हैं, जो नेपाली इंडियन लोगों से प्यार करते हैं, जो फ्रेंडशिप है इन दोनों की, बहुत सारे इंडियन नेपाली फ्रेंड रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेपाली रहते हैं, फ्रेंडशिप है उनकी बहुत अच्छी, उन लोगों के बीच थोड़ी कहीं ना कहीं दरार पैदा होती है। तो ये चीज़ जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। लोगों के बीच का जो कन्फ्यूज़न है, जो उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो जाना चाहिए, जिससे कि सब एकदम शांति से रह सकें। और जो नेपाल के पीछे जो एक है जिसका नाम है ड्रैगन, चाइनीज़ लोग जो कि क्लेम कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट को, तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो कि इतनी बड़ी चीज़ है, पूरी दुनिया में उसकी इतनी चर्चा है, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं उसको देखने, उसकी वजह से नेपाल की मोस्टली इकोनॉमी माउंट एवरेस्ट की वजह से ही इतनी इनकम जनरेट होती है वहाँ की। ऐसा
सुना है मैंने, न्यूज़ वगैरह में भी आता रहता है, वीडियोस वगैरह में भी बोलते रहते हैं लोग। मैंने काफ़ी वीडियो देखे तो बताया है, डॉक्टर वेद बिंद्रा की वीडियो में भी देखा था कि माउंट एवरेस्ट पे लोग आते हैं, वहीं से ही इनका इनकम जनरेट होता है बहुत ज़्यादा माउंट एवरेस्ट की वजह से। तो उसको वो अपने अंडर बता रहा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा गलत है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा, उसको देखेंगे और समझेंगे कि मेन मुद्दा क्या है। बाकी इस मुद्दे को, जो सड़क बनी है मानसरोवर के लिए, उसके लिए दोनों गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। ओके दोस्तों, और बाकी आपको कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, या फिर इंस्टा और फेसबुक पे मुझे मैसेज कर दीजिए। कोई भी लिंक, कोई भी वीडियो, अगर उस पर आप रिएक्शन वीडियो करवाना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो को देखूंगा, उस पर अपना रिएक्शन करके अपलोड करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके दोस्तों, तो मैं, और हाँ एक चीज़ और, नफ़रत मत बांटिए, प्यार बांटिए। हेट स्पीचेस कमेंट्स में मत दीजिए, क्योंकि लोग इससे बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर कमेंट्स में एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। तो उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लड़ाई झगड़े बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी बहुत छोटी है, नफ़रत करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। प्यार मोहब्बत से रहिए और एक दूसरे की फ्रेंडशिप में एक दूसरे की सहायता कीजिए, इस महामारी के टाइम पे एक दूसरे की सहायता कीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार मुझे यूं ही बरकरार रखिए और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। और आप लोग भी जो मेरी कन्फ्यूजन है, जो मैं गलतियाँ करता हूँ, उसको सुधारने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और देश में लड़ाई झगड़े से बचेंगे लोग। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।